आहार कार्यक्रम की तरफ से आपको हार्दिक बधाई। अभी आप अयोध्या जा रहे हैं, आपको सबको बधाई देते हैं और बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और अगला सत्र आरंभ करने के लिए मैं दिनेश सेमवाल जी भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ। जुड़ गए हैं दिनेश भैया, आवाज आ रही है? जी, जी, आदरणीय दीदी जी को सादर प्रणाम। हाँ जी, दीदी आपकी आवाज़ आ रही है। बहुत-बहुत प्रणाम आदरणीय सभी सदस्यों को और मातृशक्ति को। बहुत सुंदर योग की कक्षा रही और योग की कक्षा के बाद जैसे कि निरंतर आहार और संस्कृति और दूसरे आयामों पे योगाहार में चर्चा होती है और चर्चा के साथ सीखने-सिखाने की बात भी होती है। तो इस क्रम में जबकि इस मंच पर आदरणीय हमारी बहनें लगातार कुछ समय से बनी हुई हैं और साथ ही हमारे योगहार के आदरणीय सदस्य निरंतर 3 वर्ष पूरा करने जा रहे हैं। इस बेला पे एक कौतूहलपूर्ण और एक सुंदर सी बात ये आई कि कल बहनों ने माँ नंदा राजजात पे एक चर्चा छेड़ी। ये सुंदर सा प्रसंग जब आगे बढ़ा तो आदरणीय हमारे अग्रज और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय पवन सर का निर्देश था कि ये नंदा राजा यात्रा या जो दूसरी धार्मिक यात्रा है उनको निरंतर आगे बढ़ाया जाए। इस यात्रा का महात्म्य और भी बढ़ जाता है, इन यात्राओं का महात्म्य और भी बढ़ जाता है जब हम अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को पुनः प्रतिष्ठित कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं और हमारी बहनें भगवान श्री की आंगन में जा रही हैं और वहाँ पे रामलीला का आयोजन कर रही हैं। बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत प्रणाम और आप सभी के माध्यम से आज की मुख्य अतिथि हैं हमारी आदरणीय बीना दीदी जी, बीना बेंजवाल दीदी जी शिक्षिका हैं, शिक्षिका रही हैं और साहित्यकार हैं, कवयित्री हैं उत्तराखंड की जो गढ़वाली भाषा की और हेमवती नंदन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है गढ़वाल विश्वविद्यालय उसमें आप कई समितियों में सदस्य हैं और हेलो जो जी। हमारी यहाँ की भाषा बात है करने से पहले उसके साथ साथ आप संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए कार्य कर रही हैं। तो जैसे आदरणीय सदस्यों का निवेदन था तो हम पहुंचे आदरणीय बीना बेंजवाल दीदी जी के पास और उन्होंने नंदा राजजात यात्रा जो कि विश्व की सबसे लंबी यात्राओं में से एक है, मेरे ख्याल से सबसे लंबी यात्रा धार्मिक यात्रा है। तो आपने उसके दर्शन किए, आपने उसको अनुभव किया और आज उसी का यात्रा वृत्तांत आदरणीय दीदी जी रखेंगी कि किस तरह से और कहाँ तक ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है और इसका महात्म्य क्या है। साथ ही हमारे साथ बनी हुई है बहुत सारी बहनें जो उत्तराखंड से हैं और वो माँ नंदा राजजात से संबंधित गीत और जागर भी बीच-बीच में प्रस्तुत करेंगे और ये कहना उचित होगा कि उत्तराखंड भारत के अलग जो राज्य हैं उनका एक प्रतिबिंब है, एक दर्पण है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या चाहे तमाम दूसरे राज्य हैं, वहाँ की पूरी संस्कृति आपको उत्तराखंड में सार के रूप में मिल जाएगी। हम चलते हैं आदरणीय श्रीमती बीना बेंजवाल दीदी के पास और आप सभी के माध्यम से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ कि हमें आज इस पावन यात्रा पर आप ले जाएँ और इस यात्रा वृत्तांत को सुनाएँ। बहुत-बहुत स्वागत दीदी जी। हार्दिक धन्यवाद दिनेश सेमवाल जी और योगाहार कार्यक्रम के इस पटल पर जुड़ी सभी बहनों को और जो बाकी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन सबको मैं सादर प्रणाम करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ दिनेश सेमवाल जी और योगाहार की टीम का कि इस पटल के माध्यम से मुझे आप सबसे जुड़ने का मौका मिला। स्वयं बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मैं देख भी रही थी आपका कार्यक्रम, तो मैं पुनः आपका आभार प्रकट करती हूँ। और जैसा कि दिनेश सेमवाल जी ने कहा कि जो नंदा राजजात है वो हमारा एक तरह से हिमालयी महाकुंभ है
और ये मेरा सौभाग्य रहा कि 2014 में मुझे पूरी नंदा राज याद करने का मौका मिला। तो इससे पहले वैसे तो जैसे आप लोगों को ज्ञात है कि ये जो नंदा राज यात्रा ये 12 वर्ष में आयोजित होती है। इससे पूर्व मुझे 87 में इस राजजात में चांदपुर गढ़ी में एक दिन शामिल होने का मौका मिला था। तत्पश्चात फिर मैं 2000 में कोटी जो एक पड़ाव है एक वहां नंदा राजजात में शामिल हुई थी। लेकिन 2014 में मुझे पूरी यात्रा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ और इस यात्रा से मैंने बहुत कुछ सीखा पहाड़ के बारे में, पहाड़ की उस दिहाड़ नंदा के बारे में, और स्वयं कि जो हमारा पहाड़ है उसका जो लोक है उसकी जो संस्कृति है उसके विषय में जाना। तो 2012 में यात्रा होनी थी लेकिन मलमास होने के कारण 2012 में नहीं हो सकी, क्योंकि एक महीने आगे यात्रा का जो समय था वो खिसक गया था, जिससे बाद में पहाड़ों पे बर्फ, वहां हिमालय कुछ हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ गिर जाती है, तो 2012 में इस वजह से नहीं हो पाई। 2013 की आपदा की वजह से स्थगित हो गई, तो फिर ये 2014 में। तो जैसा कि हम लोगों का विचार था कि हमें 16 तारीख को नौटी पहुंचना था और उसके बाद हमें 17 तारीख को नंदा शहर में आयोजित होने वाली जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम वहां पर रखा गया था उसमें हमें शामिल होना था। लेकिन 2014 में भी पहाड़ों में बारिश की वजह से जो देवप्रयाग वाला रूट था वो वहां सड़क टूटी हुई थी, तो इसलिए हम लोग 17 तारीख को देहरादून से हम नौटी के लिए चले और उसमें डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल जो साहित्यकार हैं, संस्कृति कर्मी हैं और प्राचार्य के पद से रिटायर हुए, वो डॉक्टर अविनाश जोशी और नौटी गांव के 2-4 लोग, हम मैक्स से, और मेरे पति रमाकांत बेंजवाल जी जिन्होंने नंदा राजजात पर 2-3 किताबों का संपादन किया है और वो मुझसे पहले 2 बार नंदा राजजात पूरी कर चुके थे। तो बहुत अनुभवी लोग हमारे साथ थे। तो हम लोग 17 को चले और हम शाम को 4 बजे हम नौटी पहुंचे और वहां पर जैसा कि था वातावरण पूरा नंदामय हो चुका था। तो उसी दिन लदोली खिरसाल के श्री रेवत सिंह के यहाँ जो चौसिंगिया खाडू जन्मा था उसको लेकर, और ये कांसुआ के कुंवर राकेश सिंह जी शाम को 7 बजे छतोली के साथ नौटी पहुंचते हैं और उनका वहां पर बहुत भव्य स्वागत होता है। लगभग 5000 के लगभग लोग उस समय 17 अगस्त को नौटी में थे। उसके बाद रात को पूजा अर्चना होती है और ये हमारा सौभाग्य था कि उस दिन गढ़ गौरव नयन सिंह नेगी जी और आदरणीय उषा नेगी जी भी शाम को वहां पहुंचे और सब लोग जो नंदा का थान है वहां पर सब हम लोग बैठे हुए थे। और जो हेमंत बुटोला जी है उनकी सांस्कृतिक टीम भी पहुंची हुई थी, तो उन्होंने भी वहां पर प्रस्तुति दी और नयन सिंह नेगी जी ने नंदा के 2 जागर प्रस्तुत किए और वातावरण पूरा संगीतमय हो गया और भक्तिमय तो था ही। दूसरे दिन फिर 18 तारीख को जो नंदा राजजात शुरू होनी थी, तो सुबह नंदा की जो यात्रा है वो ईड़ा बदाणी के लिए चलती है लगभग 10-10:30 के करीब, और उस समय वहां पर 6000 के लगभग श्रद्धालु थे। तो हम लोग ईड़ा बदाणी के लिए चलते हैं, बीच में कई गांवों से होते हुए हम ईड़ा बदाणी पहुंचते हैं और वहां पर 18 तारीख को राज्यपाल महोदय भी उपस्थित थे, अजीज कुरैशी जी, तत्कालीन जो हमारे स्थानीय विधायक थे श्री अंशय प्रसाद मैखुरी जी, माता मंगला भोले महाराज जी, और जो उस समय पर्यटन मंत्री थे दिनेश धन्या जी, राजेंद्र सिंह भंडारी जी, और जो हमारी वित्त मंत्री थी इंदिरा श्रेष्ठी वो भी थी। तो जब राजजात वहां से प्रस्थान होकर ईड़ा बदाणी के लिए जाती है, तो ईड़ा बदाणी जहाँ जमन सिंह जदोड़ा जी जिनका नयन सिंह नेगी जी के गीत में भी उनका जिक्र आता है, तो वहां हम लोग पहुंचते हैं। और इसके साथ ही साथ जो पत्रकार थे वो सारा मीडिया से जुड़े हुए लोग भी वहां पहुंचे हुए थे। आकाशवाणी से विभूति भट्ट जी थे, विनय ध्यानी जी थे, अनिल भारती जी थे। हम लोग
शाम को ईड़ा बदाड़ी पहुंचते। तो ईड़ा बदाड़ी में जो जहाज का स्वागत होता है वो विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा, जो अपनी यूनिफॉर्म, स्कूल की यूनिफॉर्म में थे, उसमें उनका जहाज का बहुत भव्य स्वागत होता है। और वहां पर गांव वालों, ईड़ा बदाड़ी वालों ने रास्ते में पूरा एक सफेद थान पूरा बिछाया हुआ था। वहां से जो चौसिंगिया खाडू है और नंदा की जो राज छतोली है हमारी, वो हम वहां पहुंचते हैं। तो वहां पर भव्य स्वागत जात का होता है और उस दिन हम लोग वहीं रुकते हैं। दूसरे दिन फिर 19 तारीख को आसपास के गांव के लोग, बहुत सारे लोग ईड़ा बदाड़ी पहुंचे हुए थे क्योंकि कड़प्या के नजदीक है, तो जात में शामिल होते हैं। और फिर हम 20 तारीख को ईड़ा बदाड़ी से जो जात है वह 19 को वहां पहुंचती है। वहां से नौटी से जो जात शुरू होती है, अब वो कांसुआ के लिए प्रस्थान करती है। तो 18 को हम पहुंचते हैं ईड़ा बदाड़ी, 19 को वहां से वापस हम नौटी आते हैं और फिर 20 तारीख को नौटी से हम कांसुआ के लिए, जो राजकुंवरों का गांव है, वहां के लिए चलते हैं अभी तक। और यहाँ पर जो नंदा की विदाई का दृश्य था, जैसे आपको मालूम है कि नंदा जो हमारी आराध्या है, उसके साथ हम उत्तराखंड वासियों का एक ध्यान के रूप में भी रिश्ता है। कहीं वो हमारी बेटी है, कहीं वो भांजी है, इस रूप में भी उसके साथ हमारा जुड़ाव है। तो वहां का जो वातावरण था सुबह था, तो मैंने जो बुजुर्ग महिलाएं थी उनसे पूछा भी कि मतलब इतने भाव विह्वल क्यों है, क्यों? तो वो जागर भी गा रही थी। तो उन्होंने कहा कि, फिर मैंने एक चीज और पूछी थी कि भाई बेटियां क्यों नहीं जाती हैं, वेदनी से आगे महिलाएं क्यों नहीं जाती? तो उनका कहना था कि उन्होंने अपने हिसाब से, जो हमारा लोक विश्वास है, ये माना कि जब महिलाएं जाएंगी तो नंदा को खुद लगेगी हम अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं, तो कहीं ये ना हो कि वो और दुखी हो जाए। तो ये उनका कहना था उस समय। तो वहां से हम चलते, और ये वहां पर जब हम नौटी में थे तो मुझे अच्छा लगा कि मेरी जो क्लासमेट थी कुसुम भी वहां मिली, उसकी जो भतीजी थी प्रियंका, उन्हीं के घर में हम रुके। वो मेरी केंद्रीय विद्यालय श्रीनगर में स्टूडेंट भी रही, तो उन्हीं के घर में हमारे रहने की व्यवस्था थी। भुवन नौटियाल जी, इन सब राजजात समिति से हमारा वहां पर हम लोग मिले। और उसके बाद हम पहुंचते हैं दूसरे दिन कांसुआ। कांसुआ जो राजकुंवरों का गांव है, वहां पहुंचते हैं। वहां भराड़ी चौक में जी दीदी, हम आपके साथ कासवा पहुंच रहे हैं और कासवा की जब आगे यात्रा करेंगे, उससे पहले आपके पास पुनः आना चाहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड से जो बहनें और जो भाई बंधु जुड़े हुए हैं, वो नंदा राज जात को लगभग समीप से जानते हैं या उन्होंने सुना है। लेकिन जैसे जो महाराष्ट्र से, गुजरात से और मध्य प्रदेश से या फिर उत्तर प्रदेश के कुछ भागों से जुड़े हुए हमारे आदरणीय सदस्य हैं, उनके लिए जैसे खाडू एक शब्द है और ये खाडू एक पशु है, तो ये खाडू क्या है और चौसंगिया खाडू क्या है और ये लगभग कब जन्म लेता है, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगी, इसके बारे में बताएंगी तो उनके लिए भी और अच्छा रहेगा। फिर हम कांसुआ से आगे बढ़ेंगे और साथ में आदरणीय तनुजा बहन जी के पास पहुंचेंगे, जहां वो एक गाजर जो जागर भी अब गाएंगी, जो आपने बताया था ईड़ा बधानी से आगे बढ़ते हुए जब जागर सुनाया जाता है तो गीत या जागर के लिए उनके पास पहुंचेंगे। पर ये जो 4 सींग वाला खाडू, ये क्या है? क्या ये कोई बकरा है या क्या? जी जी। हाँ, ये माना जाता है कि जब नंदा मायके आती है, तो वो जब खाडू जन्म लेता है, तो वो उसकी, नंदा मायके आई हुई, उसकी विदाई का समय आ गया है। और ये चौसिंगिया इसका नाम इसलिए, वैसे तो अमूमन 2 सींग होते हैं, तो इसके 4 सींग होते हैं। तो जैसे मैंने देखा उस खाडू को बहुत करीब से, तो उसके वास्तव में 4 सींग थे, 2 नीचे को और 2 बड़े वाले। और ये नंदा राज्य चौसिंगिया खाडू होता है, ये जात के आगे आगे चलता है, अगवानी करते हुए चलता है। और इस बार ये 2014 में इसने जन्म लिया था। ये रेवत सिंह जी हैं, उनके घर में इस खाडू ने जन्म लिया था। तो वो, और उसके बाद आगे वाली जात में तो और भी एक सफेद रंग का खाडू भी शामिल हुआ था। और इसके साथ लोग का ये विश्वास है कि सब नंदा को उस खाडू पर बांधकर उसको समलोड़ देते हैं। जैसे जो भी उसको देते हैं, मैं देखी छोटे छोटे बटुए बने हुए थे, जैसे हमारे गढ़वाल में सरकवा, वो खिसकाने वाले बटुए, तो उसमें नंदा के लिए अलग अलग जो चूड़ियां हैं, जो बिंदी, ये सारी जो सामग्री है उसके साथ देते हैं।
तो ये जो खाड़ू है, ये 4 सिंग वाला, ये आगे आगे चलता जाता है। और येड़ा बदानी में तो जहाँ स्कूल में हम रुके थे वहीं ये खाड़ू भी था, तो हम लोग साथ साथ चलते रहे। तो ये इसकी मान्यता है। और आगे जाकर ये माना जाता है कि जब होमकुंड यात्रा पहुंचती है तो वहां इसको छोड़ देते हैं, और ये उन पूरी सामग्री को लेकर आगे जाता है। छतौलिया तो प्रसाद के रूप में बट जाती हैं। तो ये इसके साथ ये विश्वास है कि ये जन्म लेता है तो अब नंदा राजात का समय आ गया, नंदा की विदाई का समय आ गया है। हाँ जी। और ओम जो सदस्य अभी अभी जुड़े हैं, आदरणीय सदस्यों को ये सूचना कि आज योगाहार के इस क्रम में, जबकि हम 30वें वर्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आज इस मंच पर आदरणीय बीना बेंजवाल दीदी जी जुड़ी हुई हैं, और वो एशिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा नंदा राजजात पे वार्ता रख रही हैं, अपना संस्मरण रख रही हैं। और ये हिमालयी महाकुंभ जो कि आने वाले 2026 में मनाया जाएगा, उसके बारे में चर्चा हो रही है। और यात्रा वृत्तांत आगे बढ़ाया है। तो कोई गीत या जागर आप रखें तो और ओम जी बोलिए। कल ना हमारी राखी बहन बोल रही थी, वो भी वहीं से, उनका मायका उधर ही पड़ता है, राखी कनवासी। तो वो बोल रही थी कि दीदी जी आपने मेरे को गाने के लिए बोलना था। मैंने कहा आज बोल दो। कल लक्ष्मी रावत बहन ने भी बहुत सुंदर वृत्तांत सुनाया, हमारी लक्ष्मी बहन ने। और ये मेरी क्लासमेट भी है, क्लास फेलो है, दोस्त। और आज राखी कनवासी बोल रही थी कि दीदी थोड़ा मैं भी सुनाना चाहती हूँ। तो राखी कनवासी अगर उपस्थित हैं तो थोड़ा नंदा के जागर सुना देंगी। जी ओम प्रणाम। आप सभी को गूगल मीट पे जो जुड़े हैं भाई, मेरे भाई बहन, सबको ओम प्रणाम। मैं भी वहीं से हूँ, नंदा नोटी मेरा गांव बैनोली है, कासवा के बीच में। नोटी और कासवा के बीच में बैनोली गांव है मेरा। तो मैं वहीं से, मेरा मायका है वहाँ। 2 शब्द बोलना चाहूंगी, तो जितना मुझे आता है बस उतना ही, थोड़ा सा। जब नंदा को हम लोग विदा करते हैं तो माँ बहुत भावुक हो जाती है। तो तब वो मतलब वो अपने मायके वालों पर अपना रोष दिखाती है। वो बोलती है, मैं थोड़ा सा गढ़वाली में बोलती हूँ। 7 5 बेणियों मामी वेगे कुलाड़ी, 7 5 बेणियों मामी वेगे कुलाड़ी, कोई बेणे दिनी बाबा बाकीला बादाण, कोई बेणे दिनी बाबा बाकीला बादाण, कोई बेणे दिनी बाबा रोते लाकू माऊ, कोई बेणे दिनी बाबा रोते लाकू माऊ, कोई बेणे दिनी बाबा सण श्रीना घर, कोई बेणे दिनी बाबा सण श्रीनगर, मैं कुलाड़ी दिनी बाबा गिरी का कैलाश, मैं कुलाड़ी दिनी बाबा गिरी का कैलाश, गिरी का कैलाश दिनी भंगफू क्या जो होगी ते, गिरी का कैलाश दिनी भंगफू क्या जोगी ते,
भांग घोटी घोटी मेरा हाथों लाग्या छाला भांग घोटी घोटी मेरा हाथों लाग्या छाला ये निर्दया जोगी ते दया भीनी ओनी ये निर्दया जोगी ते दया भीनी ओनी दया को भंडार मी मत छोड़ी एगे दया को भंडार में मैं ते छोड़ी एगे। धन्यवाद। बुल्ली बहुत भावुक हो गई, ये कितना रो रही है यहाँ पे, रो रो करके। इसकी ससुराल भी वही है। मेरी छोटी बहन जय हिंद। ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन समय के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। बीना बुली बहुत धन्यवाद, बीना बुली का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर गाया हमारी बुली ने। और हमारी सभी बहनें भावुक हो गई हैं, सभी बहनें भावुक हो गई हैं। बिना हमको भी आंसू आ रहे, यहाँ पे मेरी बहन बैठ रही है छोटी वाली, ये ने रो रो करके इतना रो रही है, तब से कितना रो रही है ये। इसकी ससुराल भी जो मोट बोलना तो आता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जितना भी बोला है। धन्यवाद। लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम्हारा ससुराल क्या इतना खराब है? यहाँ जयंती तो बहुत रो रही है, ये कितना रो रही, तब से मेरे तो आंसू आ रहे भैया, अतिमति रोनी भाई, सच्ची में। नहीं उसका है, जब उसने जागर लगाया ना, तो वो माँ नंदा जब ससुराल जाती है ना, तब उसके आंसू आए। हाँ, ये बात है। जी बहुत ही सुंदर। अब पुनः हम आदरणीय दीदी जी के पास पहुंचते हैं, बीना दीदी जी के पास, और संक्षेप में आप ये भी बताएंगी कि बहनों ने जो ये उद्गार गीत, ये जो भाव गीत गाया है माँ नंदा की तरफ से, ये क्या था और बहनें इतनी भावुक क्यों हो जाती हैं? और मैंने देखा, मैं पूरी यात्रा तो नहीं कर पाया, लेकिन जब मध्य मार्ग में मैंने देखा तो पूरा बहनें क्या भाई क्या सभी गदगद हो जाते हैं और ऐसे लगता है कि बारिश हो रही है, लोग भीग जाते हैं। तो ये गीत इस तरह से अगर इसका आप हिंदी में 2 शब्दों में या 2 पंक्तियों में कहें तो ये खुदेर गीत क्या है, ताकि हमारी जो अन्य सदस्य हैं वो समझ सकें और आने वाले समय में योगहार की टीम इस नंदा यात्रा, जो राजात यात्रा है, उसमें शामिल हो सकें। जी, हम दीदी के पास पहुंचते हैं और उसके बाद फिर कांसुआ से हम आगे बढ़ेंगे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों तक बता दूं कि मेरी जो पढ़ाई हुए से कोटी जेठ अभी हुए, तो कोटी तो पढ़ाओ छो, तो मैं भी जब तक वो दृश्य देखी तो बहुत भावुक हुए क्यों, तो वास्तव में जे ढंग से आप प्रस्तुत करी तो सो स्तन्य दृश्य ये मत आंसू सची ए जनन। तो मैं एक बार पुनः इस पटल पर जो हमारे नए साधक जुड़े हैं उनका स्वागत करती हूँ। और मैं जो अभी राखी जी ने जागर प्रस्तुत किए नंदा के, उसके विषय में बताती हूँ। मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि नंदा हमारी आराध्या भी है, लेकिन साथ ही साथ हमारी ध्यान भी है, वो हमारी चेतना है। और वो जो नंदा की चेतना है वही प्रतिध्वनित होती। हाँ, कहाँ से हो? मैं हूँ तो रुद्रप्रयाग गुप्तकाशी केदारनाथ घाटी की हूँ, लेकिन मेरे चाचा जी थे, चाचा जी कोटी में टीचर थे, तो मेरी 7th और 8th की पढ़ाई वही हुई है। और बिल्कुल नंदा का जो मंदिर है कोटी में, सिलिंजे का पेड़ है, तो वहीं पे उसी के पास हमारा क्वार्टर था। तो मेरा बहुत ज्यादा जुड़ाव है वहाँ के जो जागर है, नंदा के जो मंदिर है, इसीलिए माँ ने मुझे इस यात्रा के लिए बुलाया। और मैं आपकी जागर सुन के मैं तो ये लग रही और मैं मेरे सो बीच ओम दीदी भेजवाल दीदी जी, यू ना मैं भेज भी रहे कोटी जेठा मा दीदी। अच्छा, हाँ, तो मैं चाचा देवशाली जी ने जटारदा देवशाली जी, तो उधर पढ़ दी छो मेरे। हाँ, तो जो हमारे नए हाँ बोला
आज के गूगल मीट में जुड़े हुए सारे भाई बहन फिर इनवाइट है आने वाली रात जात में, जितने लोग भी हैं। हम तो तैयारी करने लगे अभी। हाँ, तैयारी करने लगे। बेंजवाल दीदी, हम साथ गए थे 14 तारीख 2014 में। अच्छा अच्छा, चलिए साथ हम भी साथ रहे साथ होंगे। गए थे जी। हाँ, तो जो पटल पर जुड़े हैं, तो अभी राखी जी ने जो जागर प्रस्तुत किए, उसमें मैंने आपसे कहा कि नंदा पहाड़ की बेटी है, उसका दुख, क्योंकि पहले आज संसाधन बहुत है, सड़कें हैं, सब कुछ है, पहले जीवन पहाड़ की नारी का बहुत कष्टमय था। तो जो नंदा है वो कहती है कि बाकी बहनों की शादी तो कर दी श्रीनगर, जहाँ बहुत समतल है, वहां इतना चढ़ाई और पहाड़ नहीं है, कोई बधान दे बौधायन जो क्षेत्र है वहां दे दी, कोई किसी की शादी कुमाऊं में कर दी, और पिताजी ने, माता मैनावती और पिता हेमंत, उन्होंने मेरी शादी कर दी है कैलाश में रहने वाले एक ऐसे जोगी से जो भंग फूकिया है, धतूरे और भांग का सेवन करता है। तो इन जागरों के माध्यम से वो अपना कष्ट व्यतीत कर व्यक्त कर रही है कि मैं कैसे जाऊंगी वहां, वहां जीवन इतना कष्टप्रद है। और तभी हमारी आंखों, क्योंकि स्वयं मैंने भी पहाड़ में, मेरी पढ़ाई बचपन में गांव में हुई, तो वो जो कष्टप्रद जीवन है वो मैंने देखा है कि दूर तक हम उकाल चढ़ी तक घासो जाना, बोण जाना। तो वही नंदा का जीवन भी था कि भांग गोटी गोटी हाथ पर छाला पड़ी। तो ये दृश्य, ये सारी चीजें, ये जो पीड़ा है, ये वेदना है, ये जागर के माध्यम से राखी ने प्रस्तुत किया, और ये हम सबकी वेदना है। आज जीवन हमारे लिए सुखमय हो गया है। तो जो सिलिंजे के पेड़ थे रास्ते में, श्रीलंगा जुते बोला ना सिंगा, तक भी मैं बैठी हूँ और मैंने देखा कि किस तरह से नंदा जो है भगवती में, छेकुड़ा में, वहां पर बैठी थी। फिर उसके आगे की यात्रा शुरू हुई, तो वो उस मतलब चेतना से ये जुड़ाव ऐसा लगा कि ये हमारी बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है। और पहाड़ की नारी का जीवन भी इन जागरों में हमें दिखाई देता है, उसका जो कष्ट है, उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो वेदना है, वो भी यहाँ दिखाई देती है। आदरणीय आदरणीय दीदी जी, आदरणीय बीना बेंजवाल दीदी जी, आपसे मैं एक निवेदन कर रही हूँ, आपके श्री चरणों में, सभी के श्री चरणों में। मैं बता दूं कि हमारे जो भोलेनाथ थे वो भांग नहीं पीते थे। ये भांग का शब्द बीच में आया ना, थोड़ा ये मतलब सभी दर्शकों को आप अपने दिमाग से सब निकाल देना, क्योंकि ये भांग हमारे कुछ शासक आए, मुगल शासक बीच में, उन्होंने मतलब कृष्ण भगवान को चोर की उपाधि दी, और माखन चोर, चोर शब्द मतलब वो डाल दिया। और जो हमारे भांग वाला था, थोड़ा सा हमने इसमें परिवर्तन करना, उनको क्या था, कष्ट था हिमालय में, उस बर्फ में। मां नंदा कैसे श्रीनगर कुमाऊं रहने वाली, इतनी सुंदर जगह पे रहने वाली बहनें वहां थी, जब वो मायके में आती थी, मिलती थी एक दूसरे को, तो वो आपस में क्या करती थी, चर्चा करती थी कि मेरे यहाँ तो इतना सुंदर है, रोतेला है, मतलब खूब सुंदर है। लेकिन जो ये बीच में भांग वाला शब्द दीदी ये किया ना, भगवान शिव भांग नहीं पीते थे, भगवान शिव ने विष धारण किया अपने कंठ में, वो भी किसका, ऐसे का कि जो बहुत विषैला था, कोई उसको पूछता नहीं था, मतलब सांप को कौन पूछता, तो भगवान ने उनको भी कि स्थान कहाँ पे दे, वो कंठ पे दे। तो भांग उन्होंने विष की जगह पे भांग का वो कर दिया। तो उसको सच्ची अच्छा लगता। मेरे पति अगर सांप लपेट करके रहेंगे तो मैं तो जी छोड़ ही देंगे हम, तो ऐसी करके बिल्कुल सही है। जागरों में आता भी है कि शिव गौरा जिस जैसी थी, शिव उस हिसाब से नहीं थी, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये हमारे जीवन का एक पक्ष है कि ये जागरों में जो वर्णित किया गया है वो वाला पक्ष है। और शिव तो है, वहाँ माथे पर उनके चंद्रमा है, तो गंगा भी है, तो वो जो, और वो नीलकंठ, आप जैसे विदुषी हमारी कनवासी बोली, आप जैसी विदुषी बहन है ना, इस चीज को थोड़ा सा अगले नंदा रात जात में होने वाली है, उसमें थोड़ा सा भगवान श्री कृष्ण के प्रति और भगवान शिव के प्रति ये जो मिथ्याएं हैं ये तोड़ दे। हमारे भगवान तो इतने महान थे कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इस चीज पे भी चर्चा होनी चाहिए। दीदी क्षमा करती, मैं क्षमा चाहती हूँ। आप अपनी बात रखिए, उसी के लिए पटल है। किसी ने ना एक पॉट लाए ना, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए, हमारी धार्मिक उसमें कोई छेड़छाड़ न करे। कोई एक पॉट लाए ना, उन्होंने अपने, अब मैं ये नहीं बोलूंगी, नाम नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे साथ, मैं फेसबुक पे भी लाइव चल रही हूँ, तो उन्होंने गॉड अपने भगवान को क्या किया, एक चौड़ा सा पात्र लाए और उसमें पानी में उसको लकड़ी का बना दिया, हमारे बच्चों की मानसिकता वो करने के लिए। और हमारे जो भगवान श्री राम थे उनको लोहे का मतलब तांबा जो भी रहा होगा उनकी मूर्ति, तो कहा कि तुम्हारे गॉड ने मर्डर किया तो तुम्हारा गॉड डूब गया, और हमारे गॉड ने बहुत अच्छे काम किए तो वो तैर रहा है। तो ये चीजें भी दीदी हम लोग, आप जैसे विदुषी बहने
मतलब सुधार धीरे धीरे हम ना, जब महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही हैं तो हम साथ साथ हम योग के साथ भी करते हैं दीदी। क्षमा चाहती हूँ, कोई ये ना बोले कि कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए। तो ये जागरों में हमारी पीड़ा ये व्यक्त हुई है, और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि शिव तो नीलकंठ है, और वो जो उनका रूप है महादेव का, आशुतोष का, तो वो तो जितना वर्णन करे जाए वाणी कहाँ कर पाएगी इतना वर्णन। तो ये एक जागरों का जो पक्ष है वो लोक का पक्ष है हमारा, तो वो इसमें मजा भी तभी आया कि वास्तव में जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करना चाहिए। तभी हम चला, बीच में लक्ष्मी ने बोला ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़ी बात है। ये सही बात है, जो चीजें इस तरह से है तो उनको हमें सकारात्मक ढंग से और सामने लाना चाहिए। आपको भी इसमें मजा आता है कि वास्तव में हकीकत को कोई ढूंढे तो वो ये चीज है, और जो हमको उसके ढंग से के लिए वो क्या, उन चीजों को हमको विरोध करना चाहिए। और आपको इसलिए इतनी बड़ी संज्ञा दे दी कि आप इसको थोड़ा थोड़ा करके परिवर्तन। बिल्कुल सही। तो अब आगे बढ़े हैं, और अच्छा लगा आपने अपनी भावनाएं अभिव्यक्त की कि जिस तरह से पहाड़ की नारी का जीवन है उसके बारे में, और आप बहुत इमोशनल भावुक भी हो गई थी, और वो स्थिति मेरे साथ भी आती है। तो कांसुआ तक हमारी जो यात्रा थी, उसके बाद जैसा कि 2014 की जो जात थी उसमें एक पड़ाव और शामिल किया गया था, वेदनी बुग्याल। तो वो बाद में हम पहुंचते, तो जब कांसुआ से हमारी यात्रा आगे बढ़ती है, और फिर हम कांसुआ से पहुंचते हैं सेम गांव में हम पहुंचते हैं। तो ये इसके बीच में जो हमारी यात्रा है वो, हाँ सेमा जी आगे बढ़ाती रहूं। जी दीदी, हाँ बहुत सुंदर। और यहाँ पे मैं ये बात भी कहूँ कि हम आने वाले समय में जब इतिहास की बातें देखेंगे तो इस यात्रा में भारत के विभिन्न कोनों से राजे महाराजे इस यात्रा में सम्मिलित रहे हैं। और आने वाले 1-2 दिन में ये बात भी सामने आएगी कि कैसे मध्य प्रदेश के, कैसे उत्तर प्रदेश से, कैसे महाराष्ट्र, गुजरात से और राजस्थान से लोगों ने इस यात्रा में सैकड़ों साल पूर्व भाग लिया। और हम अभी अभी कुछ सदस्य जुड़े हैं निवेदन के साथ ये बात कि आज बीना बेंजवाल दीदी जो कि नंदा राजजात के बारे में बता रही हैं। और अभी हम पहुंचे हैं कांसुआ, और वहां से आगे की यात्रा पुनः आपके पास वापस शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये जो यात्राएं होती है, हम पश्चिम बंगाल में जाए तो वहाँ जो काली का अनुष्ठान है, माँ काली की जो पूजा होती है, वह भी एक तरह से एक जात है, यात्रा है उसके साथ। और महाराष्ट्र जब हम जाते हैं तो गणपति विसर्जन जो होता है उसमें भी आप देखते हैं क्या भव्य आयोजन होता है। तो ये जो अवसर है जो ये हमें आपसी मिलन का, एक दूसरे को समझने का भी मौका देते हैं। तो कांसुआ जो राजकुंवरों का गांव है वहां हम लोग रुके, और जो व्यवस्था थी वो स्कूलों में वहां थी, और वहां बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे। वहां से आगे हम सेम गांव के लिए बढ़ते हैं, बहुत एक समृद्ध गांव जहां पानी जितना अडाब अदानी में मैंने देखा पानी, वही पानी की बहुतायत मुझे सेम गांव में भी दिखी। तो इस यात्रा के बीच में यहाँ पर से जो कांसुआ से आगे बढ़ते हैं, लगभग 1 किलोमीटर आगे से जो राज छतोली है, जिसे अभी तक नौटियाल राजगुरु ले जा रहे थे, वो हस्तांतरित होती है कोटी के नजदीक जो ग्वालखेत गांव है उसके जो ड्यूंडी लोग हैं। तो वहां मनसा राम जी, जिन्हें मैं पहले से जानती थी जब पढ़ती थी, उनको वो हस्तांतरित हो गई। यहीं पर हमें फिर डॉक्टर प्रकाश ठपलाल जी भी मिले, साहित्यकार और संस्कृति कर्मी हमसे बीच में जुड़ते चले गए। इस समय यात्रा चांदपुर गढ़ी, जो हमारी ऐतिहासिक गढ़ी है, वहां जाती है। और वहां पर जो आप यात्रियों की संख्या देखें तो इतनी संख्या वहां पर थी कि बिल्कुल नीचे तो जाम लग गया। और उसके बाद चांदपुर गढ़ी में दर्शन करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं शाम तक, फिर हम सेम गांव पहुंचते हैं। बहुत भव्य आयोजन वहां पर जो सेमवाल जी हैं उनके द्वारा बहुत भव्य आयोजन वहां पर किया गया था। और उसके बाद अगले दिन जो हम लोग सेम से जो हमारी यात्रा होती है वो शुरू होती है कोटी गांव के लिए। तो सेम में जैसे मैं बोल रही थी कि वहां पर आयुक्त, आयकर विभाग में आयुक्त CS सेमाल जी द्वारा यात्रियों के लिए, ग्राम वासियों के लिए बहुत अच्छा प्रबंधन। जहां मैं रुकी वो जो महिला थी उनको देखकर, उनके आतिथ्य को देखकर बिल्कुल अभिभूत हो गए हम। तो यहाँ ये पद्मश्री से सम्मानित बसंती बिष्ट जी थी, उन्होंने भी जागर की प्रस्तुति दी। तो सेम से हमारा जो अगला पड़ाव था वो हम कोटी के लिए चले, और कोटी जाते हुए रास्ते में जो
एक धार पड़ती है जिसे सिमतोली धार कहते हैं। तो कहते हैं कि सिमतोली धार के बाद फिर नौटी गांव दिखाई नहीं देता है। तो वहां पर जो नंदा है वो बहुत देर तक अपने मायकों को देखती रहती है उस ओर, और तब वहां से वो आगे बढ़ती है। फिर हम कोटी पहुंचते हैं, और जैसे मैं आपको कहा कि रास्ते में जो भी गांव पड़ते थे वहां बहुत अच्छे ढंग से हम यात्रियों का आव भगत हो रही थी। कहीं चाय की व्यवस्था, एक जगह आगे घतोड़ा से आगे बम्याला में तो ये दही और ये सारी चीजें, सेब उनको रखे हुए थे, मतलब तरावट आ गई। तो ये कोटी हम लोग पहुंचते हैं। कोटी वहाँ बसंती बिष्ट दीदी भी थी, और कोटी जैसे मैं रही हूँ तो मैं वहां पर चंद्रकला रावत दीदी का तो मायका है, मेरी सीनियर रही है, तो वहां पर रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था हुई। और वहां से फिर हम लोग कोटी से फिर अगले दिन जो यात्रा है वह 24 तारीख को 23 तारीख को भगवती के लिए चलती है। तो कोटी, हाँ, इस यात्रा के बीच में एक बार और बता दूं कि नीचे श्री गदेरे के बाद 3 किलोमीटर चलकर घतोड़ा हम पहुंचते हैं कोटी से उसकी भगवती की यात्रा में। और वहां पर मल्ल युद्ध होता है। तो वो वहां पर जमन सिंह, नंदन सिंह मेरे अपने क्लासमेट थे। तो वहां पर कहते हैं कि नंदा जब जा रही थी तो वहां पर उनका मार्ग अवरुद्ध किया। उन्होंने किस तरह से मल्लों को आपस में, उन मल्लों को युद्ध के लिए वो युद्ध करने लगे, और नंदा वहां से आगे चली गई। तो ऊपर जब हम धार में पहुंचे तो वहां पर जो ग्रामीण थे वो अपने ग्रामीण वेश में बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने वहां पर जागरों की प्रस्तुति दी, और हम लोग बहुत देर तक उन जागरों को वहां पर सुनते रहे। और उसके बाद बम्याला में बहुत अच्छी हमारे मरड़े छानिया हमें मिले, वहां बहुत अच्छी आव भगत हुई। और जो महिलाएं थी वो साड़ी पहने हुए बहुत अच्छे ढंग से उनको स्वागत उन्होंने यात्रियों का किया। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं फरगलिया धार। ये रास्ते के जो हमारे छोटे छोटी जगह थी जहाँ हम थोड़ा बैठते गए, थकान मिटाते चले गए। फरगलिया धार हम लोग पहुंचते हैं, वहां पर स्कूली बच्चों ने बहुत अच्छी आव भगत का प्रबंधन किया था, बच्चे भी स्वागत के लिए वहां पर खड़े थे। और जलपान करने के बाद फिर हम बड़खे धार पहुंचते हैं, वहां से छेकुड़ा से मल्लासैंण। और वहां पर मल्लासैंण में राजजात की अगवानी के लिए बहुत सारे लोग पहुंचे थे। और उसके बाद हम पहुंचते हैं शाम को फिर भगवती गांव। तो यहाँ पर भगवती गांव में, हाँ, तो जैसे मैं कह रही थी कि जो सिलंग का पेड़ है वहां पर नंदा कुछ देर बैठती है, वहां पर उसकी जो नीचे चौतरा है उसमें बहुत भव्य मूर्ति नंदा की लगी हुई है। और यहाँ से हम भगवती पहुंचते हैं। भगवती में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, कुछ लोग स्कूल में रुके और हम लोग नीचे जो मंदिर के सामने टेंट लगे हुए थे वहां हम लोग रुके। तो हम साथ साथ चल रहे थे। रमाकांत बेंजवाल जी मेरे हस्बैंड, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने तो 2 किताबों का संपादन किया है नंदा राजजात पे। और हमारे साथ मोहन प्रसाद डिमरी थे, वो भी साहित्यकार हैं, उनकी कहानियां, बाल साहित्य बहुत उन्होंने लिखा, वो हमारे साथ ही। तो धीरे धीरे रास्ते में हमें साहित्यकार मित्र, संस्कृति कर्मी जुड़ते चले गए। और सबसे ज्यादा इस यात्रा में मैंने अपने लोग को जाना, वहां की महिलाओं की नंदा के प्रति जो भावनाएं हैं, उनका जो आतिथ्य है, उसने हमें जगह जगह बहुत अभिभूत किया। तो वो जो थकान थी वो उसका एहसास हो ही नहीं रहा था। तो हम लोग भगवती पहुंचते हैं। और भगवती यहाँ पर भगवती पहुंचने के बाद जो हमारा अगला पड़ाव होता है भगवती से कुलसारी के लिए, जो अगला पड़ाव है कुलसारी, जहाँ पर काली का मंदिर है। और वहां पर स्कूल में रहने की हमारी व्यवस्था थी। और कुलसारी के बाद फिर यात्रा पहुंचती है हमारी, जो 9वां पड़ाव था वो पहुंचती है चैपड़ों। तो चैपड़ों गांव में, हाँ, तो 5 यहाँ से कुलसारी से आगे हम थराली जाते हैं। थराली से आगे होते हुए फिर हम चैपड़ों गांव पहुंचते हैं। वहाँ जो प्रख्यात छायाकार हैं कमल जोशी जी, वो हमें मिलते हैं। तो वहां पर हमारे रहने की व्यवस्था होती है। और मुझे पिंडर का बहाव इतना अच्छा लगा कि वहां से मैं पिंडर के उस सौंदर्य को देख रही हूँ, अपनी उस संस्कृति को देख रही हूँ। और वहां पर, हाँ, चैपड़ों में लगभग 150 परिवारों का ये गांव है। और वहां पर चौसिंगिया मेले के साथ लगभग 4 बजे हम लोग चैपड़ों पहुंचते हैं। और वहां पर जो, और एक चीज और बता दूं कि रास्ते में हमें और गांव से छतोलिया इस यात्रा में शामिल होती चली जा रही थी।
तो यहाँ पर भी नंदा के साथ बाकी गांवों से आती हुई जो छतोलियां है वो आती चली जा रही थी। और उसके बाद 20 अगस्त को कुरुड़ की जो नंदा की डोली चली थी वह भी 26 तारीख को नंद केसरी में आगे अगला जो हमारा पड़ाव है चैपड़ों के बाद नंद केसरी 26 तारीख को वहां वो मिलती है। और नंद केसरी में जो कोट माई की तलवार और अल्मोड़ा की जो जात है वो भी यहाँ पर शामिल होती है। तो इसमें राज छत्र होता है, कोट माई की तलवार होती है और नैनीताल की नैना देवी रानीखेत चौखुटिया जौहर की जो नंदा छतोलिया है वह भी नंद केसरी में इस जात में शामिल होती है। तो यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं की जो संस्कृति है और यहाँ पर जो श्रद्धालु थे, जो भक्तों का था, वह जो जमावड़ा था वह देखने लायक था। लगभग पूरे क्षेत्र में ऐसी भीड़, मतलब देखा कि ये वास्तव में वो हिमालयी महाकुंभ लग रहा था। तो नंद केसरी में क्योंकि यात्री बहुत ज्यादा हो गए थे तो कुछ लोग फिर आगे देवाल के लिए रहने के लिए चले जाते, तो हम लोग भी फिर आगे देवाल बढ़ते हैं। और देवाल हम लोग पहुंचते हैं तो नंद केसरी के बाद नंद केसरी में नमस्कार 2014 में देवाल से आगे हमारी पतंजलि बहनों ने वहाँ पे एक भंडारा भी लगाया था और लगाया था, बहुत बड़ा भंडारा लगाया था हमने वहाँ पे। जी, और इस भंडारे के दौरान आपने कुछ जागर या गीत लगाए होंगे दीदी, तो और अभी आप जब घतोड़ा तक हम पहुंचे थे दीदी, घतोड़ा तक बात कर रही थी कि घतोड़ा पहुंचे, उससे पहले आदरणीय बहन बबीता दीदी जी ने कुछ कहने वाली थी, तो ये कोई गीत हो और या जागर हो तो स्वागत है। राखी को बुलाइए, हेमलता कनवासी। राखी बोली, जरा और बोल देती तो दोनों बहनों के, आदमी बीना बेंजवाल जी दीदी जी और राखी भूली के उसमें 4 चांद लग जाते। बहुत अच्छा मन कर रहा, फिर रोने का मन कर रहा। अभी रोना पूरा खुल करके नहीं रोए, इतने आंसू आ गए। मेरा ससुराल भी जोशीमा टाइप, मैं रहती कम हुआ, पर जब मैं गई ना सीधा हाथी पहाड़ दिखा मेरे को। मैंने कहा भगवान, मेरे पिताजी ने कहा दे दिया मेरे को यहाँ, मतलब वहाँ वनस्पति भी नहीं होती, मतलब सीधा नंगा पहाड़ छन क्या इतना पौड़ू डांडा कोई बल ब्यूटी क्वीन, स्लीपिंग लेडी, अलाना जो बाहर के आते हैं उनको तो एक दिन के लिए अच्छा लगता। लेकिन जब मैं गई ना, नई शादी हुई मेरी, तो जब मैं ओली गई ना, क्षमा चाहती हूँ बीच में मेरे को बहुत बोलने की बात आते हो, शोले में जैसे बसंती बोलती ना। तो जब मैं वहां गई ना, मैं केवल 1 महीने, दीदी आपका माइक बंद है, आप बोले। मैं तो कहा ये दिहाड़ियों की जात है तो दिहाड़ियों को अपनी बात कहनी चाहिए, उसके बारे में जो तो मन में वो भाव प्रकट करने चाहिए। जब मैं ओली गई ना, दीदी अगर नहीं है वो राखी तो उसको बुलाइए इसमें, वो फिर बोलेगी। जब मैं ना शादी हुई के साथ से लोग उपस्थित है, राखी जी उपस्थित है, स्वागत आपका। राखी थोड़ा मैं बता दो। राखी बोली जो जागर लगाती है, मतलब ये जागर हम सभी बहनों पे कहीं ना कहीं फिट हो रहा है। जैसे हमारे आदरणीय लक्ष्मी दीदी कह रही है कि मेरे को सीधा नंगा पहाड़ दिखा, तो जैसे मैं भी केदार घाटी में हूँ, तो हमारी बीना दीदी तो जानती है यहाँ का वातावरण कैसा है, और हम लोग जैसे गौचर सेने के हैं रहने वाले प्लेन के, तो बिल्कुल मतलब ये एक तरह से ऐसा हम ही पे लग रहा है जैसे हम ही पे फिट हो रहा है ये। और मां नंदा हमारा प्रत्येक समझ रहा है कि मेरे पे फिट, चाहे हम गोचर सेने में आ गए, सेने से सेने में ना, तो हम भी यही समझ रहे हैं कि हम पे फिट है, क्योंकि किसी ने कुछ न कुछ कष्ट तो सबको मिलता है। शादी के बाद दूसरे के घर में जाना, कैसे एडजस्ट करना, और मतलब कितने परिवार में सास ससुर जेठ कई प्रकार की चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है, गाँव वालों की बातें कई चीजें होती, तो वो पहाड़ी जैसे लगता है वो ससुराल भी, चाहे वो सेना क्यों नहीं है, पहाड़ी जैसा लगता है। और मुझे अच्छा लग रहा है सेमवाल जी के माध्यम से आज आप लोगों से जुड़ी, जिनके पास लोक की इतनी विरासत है और जो योगाहार के माध्यम से जीवन को आगे उच्च आदर्शों के जोड़ने के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सच में मैं भी गदगद हूँ आज आप सबसे मिलके। सेमवाल जी को धन्यवाद देती हूँ। हमारे उत्तराखंड की सबसे भगवान बसते हैं, और जब भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हमें उनका बहुत बड़ा सहारा होता है, बहुत ही बड़ा।
वो आस्था, वो विश्वास तो है। हाँ राखी जी। जी दीदी जी, राखी राखी भी बोलेगी दीदी, थोड़ा ये बोल दो राखी राखी में। बोल अच्छा, जब वहां गए ना हम, हम्म। दीदी थोड़ा है संजय दीदी, जब ससुराल गए ना तो अन्य लोग जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से, उनको भी बताते थे हम अपने ससुराल के बारे में। मेरे सासू जी लोग भी आ रखे क्या, तो मतलब बताओ क्या हुआ, जब उन्होंने खुदाई की ना वहां पे, आलू बोने थे, आलू लगाने थे, बोने नहीं आलू लगाने थे काट करके, और उन्होंने क्या बोलते भिंडी की सब्जी, और जो मेरे बिल्कुल सब लोगों को पता है मैं भिंडी खाती नहीं, अब भिंडी की सब्जी सूखी रोटी, अब मेरे को मतलब तरावट वाली चीजें, और गए, अरे एक बड़े से डांग में बैठे उसमें रोटी खा रहे, मैं भी उनकी तरह, मैं चाय भी नहीं पीती, अब वो चाय के साथ वो निकल रहे हैं, मैं उस डांग में बैठ रही, मैंने कहा मैंने अपने पिताजी को क्या दोष दूं, मैंने एमए पूरे पोस्ट ग्रेजुएट करके और अपना पूरे ट्रेनिंग करके हम यहाँ पे टीचिंग में लग गई थी मैं, पर मैंने कहा अच्छा हुआ भगवान आपका शुक्र है नरसिंह भगवान जी कि मेरे को यहाँ परमानेंट नहीं रहना पड़ा, क्योंकि मेरी जॉब इधर थी, अगर मैंने कहा जो आती होंगी इतना नीचे से सब वहाँ प्लेन होते हैं, उस बर्फ में जब बर्फ पड़ती थी हाथ ठंडे हो जाते थे, यहाँ दर्द जाता था ठंडे पानी से, क्योंकि अब अपने परिवार वालों ने जेठानी ये होती ना कि देवरानी आ रखी। आप अगर वहीं रह जाते ना, हमें कैसे मिलते, हम सारी बहनें आपसे कैसे जुड़ते, बिल्कुल हम कभी नहीं जुड़ते, बिल्कुल हम पता नहीं होते। इतने हाथ ठंडे हो जाते थे दीदी, यहाँ दर्द होता था, यहाँ कखरे तक पीड़ा जानी चाहिए ना, अब मैं बोल भगवान मैं माँ जी पिता मूवी करने बोलो के मूवी करने बोलो, तो ये इनका आगे भी तब पहले बुली बोलती राखी, तब चर्चा होती रहेगी, बुली जरा बढ़िया बोली। धन्यवाद, धन्यवाद। और मैं भी मेरा भी पूर्ण रहस्य नाटिका करते थे हम, मेरा भी इसमें रोल रहता था, मैं रूपकुंड रहस्य में बल्लभा का रोल करती थी, जो नंदा देवी की बड़ी बहन रहती है, तो मैं थोड़ा अपना ही बोलूंगी है। घरे रो रानी बलम्पा तेरोच बाल जड़ी लो जी, घरे रो रानी बलम्पा तेरोच बाल जड़ी लो जी, बाल जड़ी लो संगे माली जोलो मी स्वामी जोयाड़े आनु जी, घरे रो रानी बलम्पा तेरोच बखरों को गोठ जी, घरे रो रानी बलम्पा तेरोच बखरों को गोठ जी, बखरों को गोठ बखरवालो धर्यो लो मी स्वामी संगे मानो जी, घरे रो रानी बलम्पा तेरोच राज रजवाड़ो जी, राज रजवाड़ो रजवाड़या धर्यो लो मी स्वामी संगे मानो जी। धन्यवाद। जी बहुत ही सुंदर गीत। और वास्तव में जो ये नंदा राज जात है, ये हमारे ग्रामीण अंचल, हमारे पहाड़ों में पहाड़ जैसा संघर्ष, और खासकर बहनों की जो विपदा है और बहनों का जो संघर्ष है उसको भी दर्शाता है, और साथ साथ पहाड़ों की जो खेती किसानी कैसी है उसका भी प्रतिबिंब इस राज यात्रा के गीतों में विद्यमान है, जैसे कि आप सभी लोग समझ ही रहे होंगे। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आने वाले समय में जब हम राजजात यात्रा के सभी पहलुओं को समझेंगे, तो प्रदेश हैं अलग अलग देश हमारे देश के, तो उनका कैसे संबंध इस राजजात यात्रा में रहा है, तो इस पर भी हम बात कर सकेंगे। और अभी हम पहुंचते हैं आदरणीय बीना दीदी के पास, वो नंदा राजजात पर वृत्तांत सुना रही हैं। हम घटोड़ा में थे और उससे आगे बढ़ रहे हैं। जी दीदी।
आपका माइक जी माइक ऑन करिए। हाँ हाँ ठीक। तो कोटी से हम लोग आगे अगली यात्रा के लिए भगवती के लिए बढ़ते हैं। तो इसी के बीच में हमें जो घतोड़ा गांव पड़ता है, वहां जो मल्ल युद्ध होता है, कहते हैं नंदा आगे जाती है, और वहां से हम छेकुड़ा, मल्लासैन, इन जगहों से होते हैं, फल्दियादा से हम पहुंचते हैं भगवती। तो भगवती के बाद जो अगली हमारी जो यात्रा है वो कुलसारी के लिए चलती है। और कुलसारी अब हम जो बिल्कुल सड़क के पास है, और वहाँ इंटर कॉलेज में हम लोग रुके थे, वहाँ काली का मंदिर है। और देखा मैंने कि वहां भी जब हम लोग मंदिर में गए तो जो महिलाएं हैं, जो धियानियां हैं पहाड़ की, किसी पे तो स्वयं नंदा अवतरित हो रही है, और मैं जहाँ बैठी थी मेरे आसपास, तो मुझे वो पल भी बहुत भाव विवल करने वाला लगा। अपने पहाड़ को, उस स्त्री को समझना के लिए मुझे और ज्यादा, मैं उनके करीब गई, उनके विषय में मैंने जाना। तो ये मेरे लिए, और ये कुलसारी यात्रा, मैं नई जगह देख रही थी। कुलसारी वैसे ग्वालदम तक तो मैं गई थी, पर इस रूप में नहीं गई थी कि मैं गांव गांव से होते हुए जाऊं। तो बहुत कुछ मुझे अपने पहाड़ के विषय में, महिलाओं के विषय में जानने का मौका मिला। और इस यात्रा में एक चीज और देखी कि वहां की जो खेती है, वहां मुझे पलायन का असर कम दिखा। फल फूल ये चीजें खूब हो रही थी खेतों में, कहीं धान है, कहीं अन्य फसलें हैं जो मौसम उस समय की है। तो घिंगारू भी मैंने कोटी में खूब खाए। सिमतोली धार में देखा घिंगारू के लिए छोटा माखन चाम खूब, तो सिर्फ घिंगारू भी मैंने खूब खेने। तो अब हम भगवती से यात्रा पहुंचती, उसके बाद कुलसारी, कुलसारी से जो यात्रा आगे बढ़ती है वो चैपड़ों के लिए, चैपड़ों से हम लोग फिर ननकेश्वरी, और ननकेश्वरी से फल्दिया गांव। तो जो फल्दिया गांव है, ननकेश्वरी से हम आगे बढ़ते हैं, और वहां पर फल्दिया गांव में हम लोग लगभग 3 बजे के करीब पहुंचते हैं। और यहाँ पर लगभग फल्दिया गांव में 80 परिवार हैं। और ये बड़ी बात थी कि यहाँ पर जो प्रोफेसर शेखर पाठक और डॉक्टर उमा भट्ट दीदी हमें मिली, अन्य जो साहित्यिक मित्र शूरवीर सिंह रावत जी साहित्यकार भी मिले। और मैंने वहां पर दृश्य देखा कि महिलाएं पूरी परंपरागत अपने जो ज्वेलरी है, गहने पहने हुए हैं, और वो वहां पर पूरियां तल रही थी, और पूरे समूह में बैठी हुई। जो हमारा लोक है, उसकी जो सामूहिकता है, उसकी जो लय है, वो वहां भी मुझे दिखाई दी। और इस यात्रा में जब आगे बढ़ते हुए कि एक जगह गांव इछोली गांव में मैं जब यात्रा करी थी, तो बहुत सारी महिलाएं थी गुलूबंद पहने हुए। तो मैंने ऐसे पूछा, तो कहते कि इससे पहले तक हम शामिल नहीं होती थी, पता काम काज इतना होता था, लेकिन धीरे धीरे नंदा राजजात का प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ, प्रशासनिक स्तर पर भी इतना उसके लिए कार्य किया जाने लगा। तो तब कहती कि इस बार हम शामिल हुई और बहुत खुश थी। तो उनके माध्यम से भी नंदा राजजात को से जुड़ना मेरे लिए बहुत एक अनूठा अनुभव था। और फल्दिया गांव पहुंचने के बाद हम लोग फिर अगली जो जात है वह चलती है मुंदोली के लिए। और मुंदोली गांव पहुंचकर वहां भी रात्रि को जागर गाए जाते हैं, और वो हमारा लोग वहां भी उसी भव्य और दिव्य रूप में दिखता है, जयकारे लग रहे हैं। तो वहां भी पहले से भी यात्री वहां पर थे, तो रात भर जयकारे लगते हैं। और उस मुंदोली के बाद अगला जो जात हमारी पहुंच रही है 29 तारीख को, वाण। वाण जैसे कि आपको मालूम है कि इस नंदा राजजात यात्रा का अंतिम गांव है। और ये गांव लगभग आप लगा लीजिए 4 किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड रमाकांत बेंजवाल जी इससे पहले की यात्रा में भी गए थे, तो उन्होंने कहा कि इससे पहले की जो यात्रा थी तब तक वाण गांव में सड़क नहीं थी, और लोगों का जो जीवन शैली थी वो पहले से अब बदल गई थी। मतलब जो शहरीकरण है, वो जो शहर है वो वहां भी दिखाई दे रहा था, पहनावे में, हर चीज में। और सड़क जाने से यहाँ यात्रियों की संख्या ज्यादा बढ़ गई थी। तो अधिकांश जो यात्री हैं फिर वहां तक नंदा के साथ जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। और यहाँ पर ये माना जाता है कि यहाँ पर लाटू का मंदिर है, नंदा के जो भाई हैं लाटू देवता, तो यहाँ से नंदा राजजात की अगवानी लाटू देवता ही करता है। तो भव्य गांव जो नीचे जो चौक है मंदिर, लाटू देवता के मंदिर के पास, वहां भी जागर लगते हैं, सब लोग समूह में पूजा होती है। तो जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही थी, लोग जुड़ते चले जा रहे थे, नया कुछ सीखने को मिल रहा था, और अपने को मतलब हम धन्य भी समझ रहे थे कि हम ऐसी यात्रा जिसमें लोक भी है, जिसमें हमारी संस्कृति भी है, जो एक धार्मिक यात्रा भी है, उसके हम सहभागी बन रहे थे। तो ये हमारे लिए बड़ा अनुभव था।
और वाण, जैसे कि आपको मालूम है लास्ट गांव है, तो यहाँ की आपको खेती आप मती वे सकते के मैं तो ससुराल बोल भी हो तो इसी जान कि आप धीरे धीरे ठंडू भवन बेर तो पहनाओ भी हमारे तनी हुए जन या फिर राजमा कोदू यू बहुत बंद। ठीक है, अब जो हमारे अन्य प्रदेशों से जुड़े हुए जो साधक इस पटल से उन्हें मैं बता दूं कि इसी यात्रा में अभी जो राखी जी ने जागर हमारे गाए थे, तो उस जागर में एक कथा चलती है कि जो बलम्मा है नंदा की बहन, तो वो यात्रा पे जाना चाहती है, राजा जशोधर यात्रा पे जाना चाह रहे हैं, तो वो कह रही है, तो उससे कहा जा रहा है कि तुम कैसे जाओगी, तुम्हारा ये घर बार है, बच्चे हैं, जड़ील तुम बच्चा है, तुम्हारा बेटा है, कैसे जाओगी। तो वो कह रही कि नहीं, मैं इसका प्रबंध कर दूंगी, इसकी व्यवस्था कर दूंगी, लेकिन मुझे भी इस यात्रा पे जाना है। तो ये राखी ने जो अभी बहुत सुंदर ढंग से जागरों की प्रस्तुति दी, और मुझे लग रहा है कि कितना जुड़ाव राखी जी का भी है बाकी लोगों का। आपकी बातों से मैं और लगता है कि दोबारा उस यात्रा को कर रही हूँ, तो ये उसका आशय था। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं वाण, और वाण से हम अब वाण से जो यात्रा अगली जाती, क्योंकि वाण अंतिम गांव है, तो यहाँ से अधिकांश लोग आप जो अपने वाहनों से गए थे वो यात्रा वहां तक नंदा को भेजकर फिर वापसी कर देते हैं, और बाकी लोग फिर अगले दिन गैरोली पातल के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर जो वाण है, यहाँ पर दशम द्वार डोली की डोली का भी मिलन होता है, और इसके बाद जात जो लाटू देवता के मंदिर से होते, वहां पर बहुत भव्य दृश्य है, जहाँ पर लाटू देवता का मंदिर है, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ हैं, और वहां से होते हुए हम आगे ऋणक धार जाते हैं, फिर नीचे नील गंगा है, फिर वहां से चढ़ाई चढ़ते हुए फिर हम पहुंचते हैं गैरोली पातल। और गैरोली पातल हम लोग पहुंच रहे हैं, हाँ 31 तारीख को हम वहां पहुंचते हैं। उसके बाद गैरोली पातल से चढ़ाई चढ़ने के बाद तब आता है वेदनी बुग्याल। बहुत भव्य प्रकृति का ऐसा दिव्य दृश्य, वहां का जो ताल, वहां से जो दिखने वाला जो सामने पर्वत है, वहां के जो बुग्याल हैं, उन बुग्यालों की जो जड़ी बूटियां हैं, आप देखकर बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। क्योंकि मैं इससे पहले 2013 में भी हम लोग, मैंने और बेंजवाल जी ने वार्षिक जो लोक जात होती वो की थी वाण से, तो तब भी मैंने देखा था, लेकिन इस बार के श्रद्धालुओं के इस भीड़ को देखकर मतलब एक नया अनुभव मेरे लिए था। तो यहाँ तक हम पहुंचते हैं, और वेदनी में गैरोली पातल से यहाँ पर ये भी मैं बता दूं आपको कि जगह जगह पे प्रशासन की ओर से भी टेंट लगे हुए थे। गैरोली पातल में भी बहुत, वहां पे बहुत सघन जंगल है, जंगल के बीच एक छोटा सा तप्पर टाइप का है, सैना जिसे हम बोलते हैं, तो वहां रहने की व्यवस्था थी, टेंट लगे हुए थे। और वहां से अगले दिन हम फिर वेदनी के लिए चलते हैं, और वेदनी बुग्याल में जी दीदी, पहुंचने के बाद जैसे ही हम बेदनी बुग्याल में पहुंचे हैं, और अभी आप बताएंगे उसके बारे में, कैसे विहंगम दृश्य है बेदनी बुग्याल का, और वहां पे जो ताल है उस पे कई साक्ष्य मिले हैं यात्राओं के, और हजारों वर्ष पूर्व की यात्राओं के। और आप ये बातें आगे रखें, मैं साथ में निवेदन करूंगा, जैसे कि अभी बहन राखी जी ने भी गीत गाए, और उन गीतों में कुछ शब्द हैं, साथ में आदरणीय दीदी जी ने जो बात बताई पहाड़ी खेती की, वो भी विश्व मुक्त खेती और प्राकृतिक खेती वहां पे होती है। और इसी बीच हम पहुंचते हैं पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार, वहां से आदरणीय पवन सर जुड़े हुए हैं, और उनकी जो वक्तव्य हो जाए फिर हम इस यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद दिनेश जी, और आज बहुत सुंदर, बीना जी आपको बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत ही सुंदर वृतांत आप बता रहे हैं और सभी लोग सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें एक दिन और इस यात्रा को फिर से करना चाहिए, इसलिए क्योंकि जो मनोहरी दृश्य है और जो वहाँ की प्रकृति है और वहाँ के जो पर्वत हैं, वहाँ का जो पानी है, वहाँ के जो जंगल हैं और वहाँ के जो लोग हैं, अगर इनको हमने अपने साथियों को नहीं दिखाया फोटो के माध्यम से, तो आपकी यात्रा के संस्करण के कुछ फोटो, उसका अगर एक पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण हो जाए, मेरा निवेदन है, तो उससे हमारे अन्य प्रदेशों के प्रांतों के रहने वाले हमारे जो साथी हैं उनको वो अप्रिशिएट कर पाएंगे। नहीं तो अभी हम क्या होता है कि जब वो देखेंगे कि ये पर्वत ऐसे दिख रहे हैं, हो सकता है कि अगली यात्रा है 2026 की यात्रा में वो मन में संकल्प लें कि वो भी इस यात्रा को मैं सम्मिलित हूँ।
और इस प्रकार से हमारा जो आदान प्रदान है, ये कल्चरल एक्सचेंज जो हम बात कर रहे हैं, उसको बढ़ने की तरफ हमें सहायता मिलेगी। यहाँ के अनुभवों के साथ साथ यहाँ की जो सुंदरता है, उसको दृश्य से जब हम अवलोकन करेंगे, मुझे लगता है कि हम शायद इसको, दिनेश जी इसमें आप योगदान कर सकते हैं इस तरह से, जो पावर पॉइंट्स हैं और इस तरह से बनाने में। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इस क्षेत्र में काम किया कुछ वर्ष पहले, और मैं हालांकि पूरी यात्रा तो नहीं कर पाया और न ही किसी यात्रा में मैं सम्मिलित हुआ, लेकिन वाण गांव भी जाने का मुझे मौका नहीं मिला। मैं नीचे देवाल और उसके ऊपर के गांव तक ही सीमित रहे, लेकिन फिर भी जो सुंदरता है, जो प्रकृति है, जो सौंदर्य है, और जो कठिन परिस्थितियां हैं, आज परिस्थितियां बहुत आसान हो गई हैं पहले के मुकाबले, तो इसको भी अगर कहीं छाया चित्र में के माध्यम से जो स्मृतियां आपने समेटी होंगी, उनको जरूर आपके पास होंगी, तो इसको भी लेते हुए हम बहुत सुंदर एक एक्सचेंज हो जाएगा, एक सब लोग समझ पाएंगे, अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो आने वाले दिनों पर जब भी उचित समय हो, ये पूरा महीना हमारा आध्यात्म के ऊपर हमने केंद्रित किया है, इस पूरे योगाहार को। हम कृषि के बारे में कम बातचीत करेंगे, लेकिन मैंने अभी यह भी सुना है कि वाण गांव में अभी मटर की खेती बहुत बढ़िया हो रही थी, और वहाँ की मटर की खेती को वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया था। और कृषि बागवानी क्षेत्र में भी अब धीरे धीरे जो ये पिछड़ा इलाका है, उसका भी आगे कुछ बढ़ गया है। जड़ी बूटी के क्षेत्र में काफी ज्यादा वहां पर उत्पादन भी करते हैं, और वाण गांव में भी उत्पादन होता है, ऐसा मुझे जानकारी है। और भी जो अन्य गांव है वहां पर उत्पादन होता है। तो इन सब स्मृतियों को, कृषि को भी जोड़ते हुए, ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है हमारे पहाड़ का, इसके सभी घटकों को समेटते हुए अगर हम आने वाले समय पर इसको और अच्छा, मुझे लगता है कि शायद इससे और फायदा होगा, और हम और अच्छी तरह से पहाड़ की जो विरासत है हमारी, जो हमें मिली हुई है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे रिलीजियस हो, उसको भी हम प्रस्तुत कर पाएंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। इस पर भी विचार करिएगा। जी नमस्कार, धन्यवाद। ओम प्रणाम। जी, जी, धन्यवाद सर। और जैसे कि आपने बताया कि जब विजुअल्स होंगे तो ये यात्रा और भी जीवंत हो जाएगी, और जैसे आदरणीय बीना बहन जी बता रही हैं, वो तो इस यात्रा को हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे, और हम कल निवेदन करेंगे आदरणीय श्री बेंजवाल जी से कि आप लोग साथ में इस यात्रा को हमें पथ प्रदर्शन करेंगे, और कुछ अन्य लोग भी जुड़ेंगे, और संभवतः कल हम ऑडियो विजुअल्स के माध्यम से भी इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। साथ में हमारी जो बहनें हैं वो गीत और जागर सुनाएंगी, और उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। और मैं पुनः आदरणीय बहन जी के पास पहुंचता हूं इस निवेदन के साथ कि अभी अन्य जो सदस्य हैं शायद आपसे वार्ता करना चाहते हैं, और हम अभी जो यात्रा के एक विहंगम पड़ाव पे हम हैं, उस पड़ाव को आने वाले दिनों यानी कल और परसों में आगे बढ़ाएंगे। और आदरणीय जी 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 सेमाल जी, मैं ये बोलना चाह रही थी, आदरणीय पवन भाई साहब को प्रणाम। ओम, मैं ये बोलना चाह रही थी कि आप लोग कब आओगे रामलीला देखने, सब परिवार सहित योगा आहार की कक्षा वाले, और आदरणीय बीना दीदी जी को भी हम निमंत्रण देते कि आप जरूर आइएगा, और ये वृत्तांत हम मतलब एक दिन, मतलब जितना भी समय हो उसमें भी वहां भी सुना पाए हम अयोध्या में। तो आदरणीय पवन सर से मैं निवेदन करती हूँ कि आप भाई साहब, पूज्याचार्य श्री और आप और पूरे योगा आहार के अवश्य आना। मैंने निवेदन भी किया है और पत्र भी भेजा है। ओम प्रणाम। जी जी जी, आपका निवेदन मिल गया है। आपको बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सुंदर आपके वीडियोस में देख रहा हूँ, फोटोज देख रहा हूँ, आपने जो ग्रुप बना रखा है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मतलब हम अभिभूत हैं। अब ऊपर की भगवान वाले की जैसी इच्छा होगी जरूर कुछ प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत नमन है। सब प्रयास नहीं आना है। हमारी बहनें क्या है कि जमीन से जुड़ी हुई है, और आप कृषि पे काम करते हैं,
भाई जब बहनें कर्मठ होंगी, आप लोग साथ दोगे, तभी तो हमारे आचार्य जी को भी लाना है और आपने भी आना है। ये बहनों की सबकी डिमांड है। ओम जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी जी। और आप जो आदरणीय बहन जी ने हमें जो पत्र भेजा है, वो पत्र लगभग सभी के पास पहुंच गया है और पहुंचने वाला है, और अवश्य ही कुछ न कुछ हमारे सदस्यगण वहां पहुंचेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। और क्योंकि ये यात्रा और भी विहंगम और भी दिव्य होने जा रही है, जब हम भगवान रामलला की प्रांगण में रामलीला कर रहे हैं, और वो भी उत्तराखंड की पर्वतीय अंचल से बहने जा रही हैं इस मंचन को करने के लिए। और तब ये मात्म्य और भी बढ़ जाता है जब आदरणीय बीना बहन जी इसे महाकुंभ, जो हिमालयी महाकुंभ की यात्रा वृत्तांत सुना रही हैं। हम पुनः आपके पास आएंगे और उसके बाद अन्य सदस्यों से उनके प्रश्न लेंगे। जी, आदरणीय दीदी जी, बेंजवाल जी। धन्यवाद सेमवाल जी। सबसे पहले तो मैं अभी पवन जी का भी आभार, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। तो एक चित्र तो मैं दिखा देती हूँ कि रमाकांत बेंजवाल जी की जो ये पुस्तक है, इसका जो कवर पेज है वेदनी बुग्याल का ही है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा वेदनी बुग्याल होगा, कि जहां से धवाल हिम शिखर भी दिख रहे हैं, बुग्याल भी दिख रहे हैं। और एक चीज और अच्छी लगी कि अभी मैं जैविक खेती पे एक आलेख लिख रही थी, और उसी की बात आपके इस पटल पर होती है, तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। बहन जी एक एक बार और दिखाइए ना। अच्छा दिख रहा है, ये है, ये थोड़ा सा पर्वत ऊपर करिए। दिख ही नहीं रहा कुछ। ये ताल भी है, यात्री है, छतोलिया है, सामने हिम शिखर है, बुग्याल है, ये कवर पेज है बेंजवाल जी की किताब का। बहुत सुंदर दीदी। बुग्याल एक बार और दिखाइए थोड़ा। सारे बुग्याल में यात्री दिखेंगे आपको। जी, और ये बुग्याल जो हैं हिमालयी क्षेत्र में, यानी उच्च क्षेत्र में जो समतल और पठारी भाग हैं और सुंदर रमणीक भाग हैं। और शायद अगर हम पहली बार या बहुत समय के अंतराल के बाद जा रहे हों, तो हमें यकीन नहीं आता, विश्वास नहीं आता कि पहाड़ों की उच्च जो शिखर हैं वहां भी ऐसे मैदान हो सकते हैं क्या। और मेरे कई भाई बंधु जो कि देश के अलग अलग कोने से गए हैं, कई मित्र गए हैं, तो वो पहले मुझसे कहते थे कि वहां जाने के लिए तो हमें रस्सियों का प्रयोग करना पड़ेगा, हम कैसे जा पाएंगे क्या। जब उन्होंने देखा तो वो कहे कि उन्होंने कहा कि हम यहाँ से वापस नहीं जाना चाहेंगे। तो इन्हीं वचनों के साथ पुनः जी दीदी के पास पहुंचते हैं। जी, तो हाँ सेमवाल जी, एक चीज और है, जैसे अभी बता रहे थे कि आप अयोध्या रामलीला की पूरी जो टीम है वो जा रही है, तो आपके इस पटल के माध्यम से मुझे वो जो पहाड़ की जो महिला है, क्योंकि मैं कविताएं लिखती हूँ, तो मुझे एक पंक्तियां मैं उनको समर्पित करना चाहती हूँ। केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्तियां हैं कि वो जो उनका सशक्तिकरण है वो यहाँ इस पटल पर भी मुझे दिख रहा है। और केदारनाथ अग्रवाल जी ने कहा है कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। तो ये जो वीरांगना शीर्षक की कविता है वो उस महिला की सशक्तिकरण को दिखाती है, उसकी जिजीविषा को दिखाती है। बहुत आपने वास्तव में जो आपने बोली है, एक एक शब्द सभी बहनों पे लागू होता है। ये बहुत सुंदर दीदी। इसीलिए मुझे ये कविता बहुत पसंद है। मैंने अपनी माँ को भी पहाड़ में काम करते हुए देखा, आपकी जीवटता देख रही हूँ मैं कि आप जब जोशीमठ ससुराल होती है तो किस तरह से वहां के उस माहौल से एडजस्ट करती हैं। और मैं तो यांची लगणो कि मैं के भी सोने डूंगी बाँचू, आप दगड़ी पे बैठी हूँ और छी बच्चू लाणू अपनो सुख दुख छाम बांटना। यू भी मैं बहुत अच्छो आज भी है भी और सब मतलब भाव बहुत अच्छो लगनो दीदी, बहुत अच्छो। मैंने कुछ और बेंजवाल जी आप बहुत सुने दीदी, आपसे बहुत पुरस्कार भी मिले, बहुत मतलब पूरा उत्तराखंड में आप एक आदर्श है ना। आप लोग समझ कुछ नहीं है, पुष्पा दीदी भी दिखानी है। दीदी प्रणाम। ओ बाबा, मतलब मेरे मम को मैं तो सब ये पटल पर दिखेणु छे।
तो दीदी को मैं प्रणाम करती हूँ। और वो मामा कोट ननिहाल भी याद आ गया। पुष्पा नौटियाल मेरी मामा जी की बेटी है और इसके माध्यम से मैं उस पहाड़ से दोबारा फिर से जुड़ रही हूँ। तो अब हम बेदनी बुग्याल की बात कर रहे थे, तो यहाँ तक हमारे साथ जो राजगुरु भुवन नौटियाल जी भी हैं और वो राकेश कुंवर जी भी, सब हम लोग साथ साथ चल रहे थे, कहीं पड़ावों पे, कहीं रास्ते में मिल रहे हैं, फिर आगे जाके मिल रहे हैं। तो इस तरह से जैसे कि अभी सेमवाल जी कह रहे थे कि यात्रा, सेमवाल जी आज बेदनी बुग्याल तक ही होगी। हाँ जी दीदी, सेमवाल जी हाँ आज 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 बेदनी बुग्याल तक ही हम जाते हैं। और जब उससे आगे की यात्रा होती है तो मुझे लगता है कि समय, क्योंकि हम लगभग समय के पास पहुंच चुके हैं। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि आप महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में और उनकी पुरुषार्थ के बारे में कहा। और यहाँ पे ये कहना भी उचित होगा कि जब हमारी बहनें इस रामलीला मंडली के साथ अयोध्या की यात्रा कर रही हैं और अभी प्रस्थान करने वाली हैं, उसके पश्चात भी इस मंच से जुड़ी हुई हैं। और कल जब उन्होंने सुना कि आप इसका जो यात्रा वृत्तांत है नंदा जी का, राजा जी का, तो उन्होंने कहा हम बने रहेंगे, चाहे हम अपनी यात्रा साथ साथ में करते रहें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस मंच की तरफ से बहनों का कि वो अपनी यात्रा के लिए तैयारी भी कर रहे हैं और प्रस्थान भी करने वाली हैं। तत्पश्चात फिर भी वो जुड़ी हुई हैं इस मंच से। और ये जी जी बहुत बड़ी बात है। बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम है, नाश्ते का, पति ऑफिस जाएंगे, तो ये टाइम तो हमारा सबसे व्यस्त समय होता है। और उसके बावजूद भी आप पेज से जुड़ी हुई है, पटल से जुड़ी हुई हूँ, तो ये मेरे लिए भी प्रेरणा की बात है। मैंने तो रिटायरमेंट ले लिया है, तो लेकिन आपको देखकर मुझे प्रेरणा मिल रही है। नहीं नहीं, हमको प्रेरणा मिल रही थी। हम सब ना, हम क्या करते दीदी, थोड़ा सा एक बात बोलो मेरे को, मैंने शायद अभी कुछ नहीं बोला है, मेरे को ऐसा लग रहा है। बोलो बोलो। मैं ये बोल रही ना दीदी, क्या बोलते कि हम बहने ना, जैसे हमने कोटद्वार में रामलीला की, तो वहां पे हमने फिर उन भाई साहब ने बोला, सुंदरयाल जी ने बोला कि आप, मैंने फोटो भी डाली थी वो बिस्तरी में लेटे हुए ना भाई साहब, मतलब हमने भेजी, बोला मेरे को पता नहीं चलता कि ये बड़े उम्र के है छोटे उम्र के, तो मैं ऐसे करके बोलती हूँ। तो मैंने उनको बोला, जबकि पिताजी की उम्र के है, तो भेजी बोला, तो भाई साहब ही बोलते। तो वो भाई साहब उन्होंने बोला फिर तुमने रामलीला करनी है। तब तक वहाँ कोटद्वार की टीम वो तैयार हो गई, तो उनका रामलीला का दूसरे वेटिंग पॉइंट में था। अब मुझे किसी ने बोला कि उनकी रामलीला भी है, पहले आप करो तब वो करेंगे। मैंने कहा नहीं, जब वहां वाले तैयार हो गए तो हमको मातृशक्ति को आगे बढ़ाना, हम महिलाओं की टांग न खींचे, हम महिलाओं को आगे बढ़ाए। हम बार बार दीदी वहां जाएंगे, अपना बोरी बिस्तर ले जाते, दीदी परेशानी होती कि जिसकी कोई याद नहीं, और बहुत आफत आती है। तो मैंने कहा वही, अब दीदी आपको पता हम क्या करते, अभी अयोध्या जाने के लिए भी हमने स्वयं के पैसे इकट्ठे किए हैं बहुत। अभी हमने ट्रेन का टिकट किया, ट्रेन का कैंसिल हो गया। अब देखो, अब अगर उन बहनों को हम बोल रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, मतलब 1500 रुपए ज्यादा पड़ेगा, तो वो सब अपनी यात्रा कैंसिल कर रही कि नहीं हमारे पास इतना पैसा नहीं। तो हम सब बहनें इकट्ठी हो गए हैं, हम सब बहनों ने एक मोर्चा बांध दिया है, 50 बहनों का समूह है हमारा, कि नहीं इनको वो टूटने नहीं देना, इनको छोड़ना नहीं है, इनको हमने ले जाना है तो ले जाना है। अब अगर जो देने वाले होंगे वो देंगे, लेकिन जो मतलब असमर्थ है देने में दीदी, तो मतलब पहाड़ में ऐसी आफत है, बस मतलब जो पैसे वाले आप जैसे लोग हैं वो नीचे चले गए हम लोग गरीब लोग यही रह गए। हम तो खैर नौकरी वाले लोग आप कहाँ पे रह रही हैं अभी? गौचर नगरा से मतलब फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुए थे 48 है ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ दीदी मेरे भाई, हाँ हाँ, कौन बोलना चाह रहे, कौन है? नेहा जी के नाम से। हाँ बोलिए दीदी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। किसका? नेहा निरूपमा जी का। हाँ हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जुग जुग जियो बोली। और एक वो भी बोल देते हैं, सुदीनम सुदीनम जन्मदिनम, सुदीनम सुदीनम जन्मदिनम, मंगलम आरोग्य सर्वदा, आयुबल आरोग्य सर्वदा, तव भवतु मंगलम
जन्मदिनम जुग जुग जियो बोली और खूब सारी खुशियां। धन्यवाद आप लोगों को बहुत अच्छा लगा मुझे। और माँ नंदा साक्षात उपस्थित है आदरणीय बीना बेंजवाल दीदी जी, और उनका भी आशीर्वाद। नंदा के दर्शन। प्रणाम दीदी। दीदी जरूर आए हो दीदी, जरूर आए हो बीना दीदी, जरूर आए। जी जी प्रणाम दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर वृतांत हमको सुनाया, हम सब गदगद हुए और दोबारा हम उसी में जी रहे हैं। जो आपने जो पूरा सुनाया तो ऐसा लग रहा कि प्रत्येक बहन को लग रहा हमारे साथ ऐसा हुआ होगा। और बहुत ही सुंदर वृतांत, बहुत अच्छा लगा दीदी जी, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बुली, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे बताए, बहुत अच्छे। चलिए मैं तो भी बहुत बढ़िया लगी। दोबारा हम वही मांगेंगे फिर। अच्छा नंदा राजा की याद ताजा करें दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। आदरणीय बहन को लोग भी छकी रुएले सभी बड़ी छक रुएले जी। आदरणीय बहन जी को जन्मदिन की पुनः पुनः शुभकामनाएं योगाहार के मंच की तरफ से, सभी आदरणीय सदस्यों की तरफ से। और मैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास पहुंचता हूं, मध्य प्रदेश। वो पतंजलि समृद्धि किसान समृद्धि के राज्य प्रभारी हैं मध्य प्रदेश से। उनसे निवेदन करता हूं कि जब चर्चा माँ नंदा राजात की हो रही है और बहनों की कर्मठता की हो रही है, तो उसमें आप शामिल होकर के अपनी बात कहें। सदन को प्रणाम और सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। मध्य प्रदेश की धरती से और अयोध्या और ओरछा का जो संबंध है वो आगे इस यात्रा में हम शामिल करेंगे। और चूंकि आप लोग अयोध्या जा रही हैं, बहुत प्रसन्नता के साथ, और आपका आमंत्रण पत्र भी प्राप्त हो गया है आदरणीय पवन सर जी ने जैसा बताया, आदरणीय दिनेश जी ने। हम सब जो है प्रयास करेंगे कि वहाँ अयोध्या पहुँचें और आप लोगों के साथ वहाँ रामलीला का आनंद लें, आप लोगों से मिलें। और बहुत जब आप लोगों की मन की बात सुनने को जब बहनों की लग रही है, ऐसा अच्छा लगता है। ये परिवार आप लोग दिल भाई जी, मैं थोड़ा आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैं आप कृषि क्षेत्र से हैं और मैं यहाँ पे सभी बहनों के लिए, जो हमारी पहाड़ की बहनें हैं भाई जी, जैसे आप सब लोग यहाँ पे आज बहुत अच्छे बड़े बड़े पदों पे हैं, जो अच्छे जो जिला स्तर और राज्य स्तर के हैं भाई लोग जुड़े हुए हैं, बहनें जुड़ी हुई हैं। तो जैसे हमारे पतंजलि में गौ अर्क और गौमूत्र से बहुत सारी चीजों का निर्माण हो गया है और उसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार और इसमें ऐसा है कि बहुत लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड के जो जहाँ पे हम लोग हैं अभी, जैसे चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग, हमारा कुमाऊं, इधर यहाँ पे तो पूरी जो हमारी देसी गाय होती हैं, तो मतलब आप हमारी एक बात को आगे रखिए कि जो यहाँ पे गौमूत्र का जो एक संकल्प लिया था कि हर घर से हम लोग गौमूत्र लेंगे और आगे इसका एक यहाँ पे प्लांट लगेगा हर जिला स्तर पे। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप आगे इस बात को पूज्य स्वामी जी के पास रखें, जिससे कि हमारी कर्मठ बहनें हैं जो यहाँ पे बिल्कुल मतलब उनका उतना बड़ा उद्योग भी नहीं है, उतना बड़ा रोजगार का साधन भी नहीं है, और ये एक मतलब पहल हो यहाँ से। और जो हमारे प्लेन में जो गौमूत्र एकत्र होता है और जो क्वालिटी वहां है, और वहां से कहीं मतलब ज्यादा अच्छी क्वालिटी हमारे पहाड़ के गौमूत्र की है, क्योंकि यहाँ पे सारी जड़ी बूटी वाला ही घास फूस और चारा खाती है गाय। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस बात को आगे रखेंगे और प्रत्येक जिला स्तर पर एक छोटे छोटे से जो गौमूत्र का जो वो बनेगा, यहाँ पे एक अर्क बनाने के लिए जो कहा था कि छोटे छोटे ये मशीनें लगेंगी, जिससे जैसे गाय का फिनाइल हो गया, गौमूत्र की फिनाइल हो गया, ये चीजें तो ये कही थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम ही लोगों ने आगे ये बात नहीं पहुंचा पाए हम लोग। तो आपसे निवेदन है कि हमारी ये बात को थोड़ा आगे पहुंचाएं और हमारी बहनों को रोजगार का थोड़ा एक अच्छा सा अवसर प्रदान कराएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है।
और प्रस्ताव दिया है। आदरणीय पवन कुमार जी सुन रहे हैं, आदरणीय दिनेश जी और पूरी टीम पतंजलि की टीम पूरी उपस्थित है युगाहार कार्यक्रम में। और हम सब आपका संदेश परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्ध आचार्य जी तक अवश्य पहुंचाएंगे ऐसा, और इसका हम लोग प्राथमिकता से इस पर चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर, और आप लोगों को सुन करके और इतना आनंद आ रहा है जैसे हम एक परिवार में, या कोई महोत्सव होता है, उत्सव तो हो ही रहा है अयोध्या में, ऐसे ही जो है हमारे व्यवहार कार्यक्रम में अभी जो आध्यात्मिक क्षेत्र की चर्चा हो रही है। और यह एक ऐसा कार्यक्रम, आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा है कि जब तक हमारा अयोध्या में रामलला विराजमान होते हैं तब तक हम धार्मिक आध्यात्मिक चर्चाएं करें, यात्रा की चर्चा करें। आज हमारी जो चर्चा बहन जी ने माँ जैसे सभी सदन रो रहा था, ये भाव जो है बिल्कुल ऐसे स्पष्ट होते जैसे वही हैं, हम वहीं उसका आनंद ले रहे हैं। तो ये हमारे मन का, तन का और शरीर का जो शुद्धिकरण और जो सोच और जो संवेदनाएं एक साथ होती हैं, हमारा मन स्वच्छ हो जाता है और विचार भी स्वच्छ हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। ऐसे भाव सुन करके मैं सदन को प्रणाम करता हूं और आप लोगों को पुनः प्रणाम करता हूं। और अगर जैसे कोई काम करते रहते बहनें जैसे बता रही थी कि बच्चों को टिफिन भी रखना है, पतिदेव को ड्यूटी में भेजना है, तो वीडियो बंद करके ऑडियो चालू रखें अपना और सुनते रहें, और अपना किचन में भी काम करते रहें, उपस्थिति बनी रहे। जब कोई बात करना है तो कर भी सकते हैं, ताकि हम एक दूसरे के आचार विचार को समझ सकें, सुन सकें और उसका लाभ ले सकें। आप लोग जुड़ें और लगातार इस कार्यक्रम में जुड़ते रहें। ये व्यवहार कार्यक्रम आप सबके, हम सबके जन कल्याण के भाव से जो वो चलाया जा रहा है, इसमें आप लोगों के जो सुझाव आते हैं, मार्गदर्शन आते हैं और अनुभव जो शेयर करते हैं, बहनों को उससे प्रेरणा मिलती है। आपने कठिन से कठिन जगह जो आपने कहा कि ससुराल जाते हैं, फिर उसमें कितनी परेशानियां आती हैं, उसका कैसे उसका समाधान करते हैं, कैसे उसमें सेटिस्फाई होते हैं, ये नई युवाओं बहनों को भी इससे शिक्षा मिलती है। नहीं तो जो आज का जमाना है, आपने देखा है कहीं थोड़ी ही विपरीत परिस्थिति में और बहनें जो है घर छोड़ देती हैं, अपना विचार बदल देती हैं, जिससे बहुत जीवन भर उनका जीवन नष्ट हो जाता है। ये भी छोटी बात नहीं आपने कही है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हर किसान को शिक्षा मिल रही है, युवाओं को शिक्षा मिल रही है, बच्चों को शिक्षा मिल रही है, और इस देश को और समाज को हमारे राष्ट्र ऋषि, हमारे परम पूज्य स्वामी जी माननीय प्रधानमंत्री को राष्ट्र ऋषि कहते हैं। हमारे राष्ट्र ऋषि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो सपना है, वो पूर्ण हो और अयोध्या में भव्य रामलला जी विराजमान हो। इस अवसर पर आप लोग पधार रहे हैं, हम सब लोग प्रयास करेंगे कि जाए, उसके साक्षी बने। हमारे वही यही प्रार्थना है, और हम सब खेती किसानी, गाय, देसी गाय की रक्षा करें, खेती किसानी प्राकृतिक जैविक खेती की चर्चा भी करते रहे। हम धार्मिक, हमारे धार्मिक आस्था की जो चर्चाएं हैं, जो कहानियां हैं, उससे भी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। ये भी चलती रहेंगी। हम सबको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन। ओम। जी जी आदरणीय, धन्यवाद। और हम अपनी अपनी तरफ से अलग अपने अपने क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो भी कार्य कर रहे हैं, वो एक प्रखर मन से करें, ये आपका संदेश था। और जैसे कि महानंदा राजरात यात्रा का आह्वान और साथ में यात्रा वृत्तांत सुनाया गया आदरणीय दीदी द्वारा, तो ये जो यात्रा है निरंतर आगे बढ़ चलेगी। और आपका हैंड था आदरणीय जी आप बात रखिएगा। एक बात, चूंकि बहनों की बात आ रही थी, बात छूट गई थी कि मैं बहनों को आगे आने वाले समय में बताऊंगा कि बहनों की ताकत क्या होती है। ये माँ का रूप होती हैं, शक्ति का रूप होती हैं, और अगर इन्होंने हट कर ली तो ये वो करके रहती हैं जो आज देखने को मिलता है। वो कहानी मैं सुनाऊंगा, अयोध्या से रामलला को हमारी रानी कुंवर गणेश जी कैसे ओरछा लाई थी, और कितनी विपरीत परिस्थिति में लाई थी, कितना तपस्या करके लाई थी, और साक्षात राम जी को अयोध्या से ओरछा लाई थी। और विश्व में आप जब देखेंगे, कल पवन सर जी देख रहे थे ओरछा का इतिहास, और वो देख रहे थे, तो ये हम बताएंगे कि बहनें क्या कर सकती हैं। हमारे इस देश की नारी, इस देश की महिला शक्ति
क्या नहीं कर सकती है, जो आप लोगों के लिए बहुत मनोबल की बात होगी बहुत, और इसलिए हमने हैंड रेज पुनः किया है। आगे चर्चा इस पर भी होगी। ओम। जी जी धन्यवाद। ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी और ये यात्रा एक तरफा यात्रा नहीं है। ये निश्चित है कि अयोध्या से ओरछा की यात्रा कहें या फिर हम मध्य प्रदेश से उत्तराखंड की यात्रा कहें, क्योंकि जब हम ये जानते हैं कि ये यात्राएं हमारे पूर्वजों ने, और जबकि जनसंख्या उतनी ज़्यादा नहीं होगी और जब संसाधन उतने अच्छे नहीं रहे होंगे, लेकिन तब कितने प्रबल मनोभाव से ये यात्राएं की गई और इसके साक्ष्य अब मिल रहे हैं। और अब हम लोग और अब हमारे जो बुद्धिजीवी लोग इस समझ रहे हैं, शोध कर रहे हैं इन यात्राओं के बारे में। तो ये महत्वपूर्ण यात्रा है। हाँ, नंदा जो राजजात यात्रा है वो कितनी दिव्य और कितनी जीवंत है, इसकी हम कहानी और यात्रा वृत्तांत कल भी सुनेंगे, परसों भी सुनेंगे, जैसे आदरणीय सदन का आदेश हुआ है। और दीदी बीना दीदी के साथ उनकी जो पतिश्री हैं आदरणीय रमाकांत बेंजवाल जी, उनको भी हम सादर आमंत्रित करेंगे कल, और कुछ वीडियो विजुअल्स के साथ, ऑडियो के साथ ये बात आगे जारी रखेंगे। और जबकि आज हम लगभग समय के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमारी बहनें रामलला के दर्शन के लिए और रामलीला मंचन के लिए तैयारी कर रही हैं और आज उन्हें प्रस्थान करना है। ऐसे अवसर पर और मैं आदरणीय रंजना बहन जी से निवेदन करूंगा कि आप आज सभी अतिथियों का, हमारी सदस्यों का और हमारे योग शिक्षक का धन्यवाद कीजिएगा। और मैं निवेदन करूंगा पुनः बीना दीदी जी से कि हम आपकी सानिध्य में आपकी यात्रा वृत्तांत के साथ आगे बढ़ेंगे। जी आदरणीय रंजना जी। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी का हैंड रेज हुआ था, थोड़ा सा उनका ले लें। जी 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 आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी मध्य प्रदेश से हैं, कि नर्मदापुरम से हैं और शिक्षक हैं। जी जी स्वागत है आपका सर। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा और हमारे मुख्य अतिथि महोदया ने जो प्रस्तुति की है वो बहुत ही अलौकिक अद्भुत है और हमें उस जैसे कि बहनें अपने अश्रुपूर्ण हृदय से जो बात कर रही थी बहुत ही अच्छी लगी। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से 3 यात्राएं यहाँ पर हमने देखी है। पहली यात्रा तो नर्मदा परिक्रमा होती है जो बहुत लंबी यात्रा है। दूसरा, महाराष्ट्र से हमारे यहाँ पचमढ़ी में बहुत लोग आते हैं जो त्रिशूल लेकर के, बहुत भारी भारी त्रिशूल लेकर के आते हैं और चौरा पर जाकर चढ़ाते हैं। और सलकनपुर जो हमारी देवी स्थान है, यहाँ पर भी हमने देखा है कि लोग पैदल यात्रा करते हैं, यहाँ तक कि लेट कर भी यात्रा यहाँ की जाती है। तो इस तरह से बहनें जो है बहुत कठिन साधना करती हैं। जी ओम, सभी को मध्य प्रदेश से नर्मदापुरम से प्रणाम। ओम। जी जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको सुनेंगे अगले पड़ाव में और मां नर्मदा की परिक्रमा करेंगे आपके साथ। और इसी क्रम में जबकि समय की इजाजत हो रही है, मैं बहन रंजना जी से जो कि महाराष्ट्र से हैं निवेदन करूंगा कि अपनी उपस्थिति के साथ, अपने वचनों के साथ आज इस कार्य को संपन्न करने के लिए और आगे बढ़िएगा। रंजना जी नेटवर्क में नहीं है जी। तो आदरणीय प्रभात थपलियाल जी दिख रही हैं, आप ऋषिकेश से हैं। और जब महिलाओं के अदम्य साहस और कृतित्व की बात आती है और पुरुषार्थ की बात आती है तो आप भी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। आपको हम पुनः अगले दिनों सुनेंगे। आपसे निवेदन है कि अगर आप तक आवाज आ रही है तो आज सभी सदस्यों का धन्यवाद कीजिएगा। हाँ।